नमस्कार दोस्तों, चलिए लास्ट क्लास की वीडियो को जहाँ पे ख़त्म किया था पॉलिटी के सीरीज़ में उसको कंप्लीट करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट के ऑफिस या पोस्ट्स कौन कौन सी हैं, ऑफिसेस या पोस्ट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है आर्टिकल 93, जहां पर हम लोग कहते हैं कि स्पीकर, तो ये कहां पे होगा? ये लोकसभा में होगा। सिमिलरली यहां पे चेयरमैन या चेयरपर्सन ये अंडर आर्टिकल 89, याद रखिएगा, ये कहाँ के होंगे? राज्यसभा के होंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीकर की जो पोस्ट है, जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, इसकी ओरिजिन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इस पोस्ट की जो ओरिजिन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुई थी। दूसरी चीज, यहां इस पोस्ट के लिए उसी को चुना जाता है जो कि उसी हाउस का मेंबर होता है और उन्हीं में से कोई चुनकर आता है। सो बेसिकली इलेक्टेड बाय द लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, याद रखिएगा, इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। साफ बात हो गई। लेकिन ये इलेक्शन का डेट, कि इलेक्शन कब होगा, डेट ऑफ इलेक्शन, ये कौन डिसाइड करता है? ये फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डेट को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, अगर ये रिजाइन करना चाहें तो ये रेजिग्नेशन लिख कर देते हैं। किसको? ये देते हैं डिप्टी स्पीकर को। ठीक है। ये स्पीकर की जो पोजीशन है, जो टेन्योर है, वो नॉर्मली हम कह सकते हैं जब तक उस पर्टिकुलर लोकसभा की लाइफ है, लाइफ ऑफ द लोकसभा, जो कि नॉर्मली 5 साल की होती है। और इमरजेंसी से सिचुएशंस अगर आई तो ये बढ़ भी सकता है। इमरजेंसी के सिचुएशन में ये बढ़ भी सकता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो ये 5 साल घट भी सकता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीकर को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ऑफिस से। सो जो रिमूवल ऑफ द स्पीकर होता है, रिमूवल ऑफ स्पीकर होता है, ये भी बड़ा रेलेवेंट है। इनको निकालने के लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। चलिए वो भी दे दिया साहब। फिर क्या करना है? फिर एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोकसभा से। ऑब्वियसली लोकसभा में हो रहा तो लोकसभा से पास करेंगे। लोकसभा से कैसे पास करेंगे? विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑल the then members present in the house। इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को कई बार इफेक्टिव मेजॉरिटी भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब इसमें एक कैच ये है कि जब ये रेजोल्यूशन आप निकालिएगा
तो निकालने से पहले जो मोशन ऑफ रिमूवल होता है, 14 दिन का नोटिस तो आपने दे दिया, फिर जो मोशन ऑफ रिमूवल होगा, इसको जब फर्स्ट मूव करिएगा तो मोशन ऑफ रिमूवल उसको कंसिडर किया जाएगा डिस्कशन करने के लिए, कंसिडर किया जाएगा डिस्कशन करने के लिए, और फिर अगर ये एक्सेप्ट होता है तो वोटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये जो मोशन है इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स या एमपीज ऑफ लोकसभा एटलीस्ट। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपको 14 दिन का नोटिस देना है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपको एक एटलीस्ट 50 एमपीज का लोकसभा की रिमूवल मोशन में अग्रीमेंट होनी चाहिए, उनकी जो सपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपकी बिल जो है, मोशन जो है, उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर डिस्कशन। अगर ये डिस्कशन के निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव आती है, यानी कि अगर इस मोशन को डिसमिस कर दिया जाता है, तो वोटिंग का कोई गुंजाइश नहीं होता है। लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यहां से तीसरा स्टेज शुरू होता है, वो है रिमूवल में वोटिंग का। ठीक है दोस्त। अब रही बात कि अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन जो है रिमूवल का वो कंसीडर हो जाता है, अगर ये कंसीडर हो जाता है, तो जैसे ही ये कंसीडर होगा तो जो स्पीकर है दोस्त, दी देन स्पीकर, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, उसको अपना पद, ये जो पोस्ट है, उसको वो इमीडिएट इफेक्ट छोड़ना होगा। जैसे ही वो छोड़ेगा तब वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल एमपी बन जाएगा। इसीलिए ये अब जो है कास्टिंग वोट जो स्पीकर कर सकता था, कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते, कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते। अब मान लेते हैं एक और इंसिडेंस स्पीकर का ही, कि जो स्पीकर हैं वो अपना कुर्सी जो है वो वैकेट नहीं करते हैं। मान लीजिए वैकेट नहीं किया, लेकिन इन द मीन टाइम लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जिसमें मेजॉरिटी जो पार्टी है वो अपनी प्रूफ नहीं कर पाई, अपनी मेजॉरिटी ऑन द हाउस, तो यह लोकसभा डिसॉल्व हो गया। लेकिन स्पीकर वेकेट नहीं कर रहा है ऑफिस। ऐसे में ये कंटिन्यू करेगा, टिल न्यू लोकसभा इज फॉर्म्ड, न्यू लोकसभा इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये बात रही स्पीकर की लोकसभा में। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड राज्यसभा के स्पीकर का नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो बेसिकली हमारा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इनको अगर रिमूव करना, ही कैन बी रिमूव्ड, यस ही कैन बी रिमूव्ड, ऑब्वियसली कैन बी रिमूव्ड, only if, ये कैच है, only if he is removed from the office of the vice president। यानी कि वीपी के पोस्ट से अगर उनको निकाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन राज्यसभा का नहीं रहेगा, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा को इसीलिए है क्योंकि वो वीपी है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्पीकर था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन जो चेयरमैन है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
दूसरी बात, जैसे स्पीकर होता है वैसे ही चेयरमैन भी कास्टिंग वोट डाल सकता है। ही कैन एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। मतलब अगर टाई हो जाए किसी वोटिंग में तो वो अपना वोट देकर किसी एक पक्ष को ऊपर वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और आखिरी में अगर इसकी रिमूवल का जो पेंडेंसी है वो चल रहा है तो ये कास्टिंग वोट इसके पास अब नहीं बचता है जैसा स्पीकर में था। और इसकी सैलरी और अलाउंसेस जो हैं, सैलरी और वगैरह जो अलाउंसेस हैं वो फिक्स्ड है बाय पार्लियामेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आई होप ये चेयरमैन और स्पीकर वाली बात जो है ये आपको भली भांति समझ में आ गई है। अगले वीडियो में हम लोग इनके पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।